बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एएस नॉवेल्स इन पर जो नया नावल शुरू किया जा रहा है उसका नाम है मेरे चारागर और राइटर का नाम है रुखसाना निगार अदनान। तो आइए शुरू करते हैं। छाजो मींह बरस रहा था। हालांकि सुबह से तो अच्छी खासी तेज़ धूप निकली हुई थी, बल्कि 10 बजे के बाद तो ये तेज़ चमकती धूप बेहद नोकीली हो गई थी, बदन को छेदती हुई, जिसने घंटा भर में ही सबके छक्के छुड़ा दिए थे। एक तो वैसे ही इतने दिनों से शदीद गर्मी और हबस ने बेहाल कर रखा था, और आज तो सूरज के तेवर देखकर लग रहा था कि मौसम का गर्म तरीन दिन होगा, जिससे दम घुटा जा रहा था। प्रैक्टिकल लैब में इस कदर गर्मी थी के पंखे चलने के बावजूद हवा बदन को ज़रा नहीं लग रही थी। सभी पसीने में शराबोर थे। मैडम नूर इलाही का तो सारा फाउंडेशन बहकर उनके चेहरे पर अजीबोगरीब नक्शे बना गया था। आंखों का काजल फैलकर चेहरे पर स्याह लकीरें खींच चुका था। एक तो गर्मी की शिद्दत, उस पर प्रैक्टिकल का अजाब, ऊपर से मैडम नूर इलाही का मज़का खेज हुलिया। उनके खूब गोश्त चर्बी से भरे सांवले जिस्म पर चिपकी पीली शिफॉन की साड़ी और गहरा नीला ब्लाउज किसी भी किस्म की रोमानियत पैदा करने में नाकाम हो चुका था, और कोशिश के बावजूद कोई भी लड़की इस सारी सूरत हाल को एंजॉय नहीं कर सकी थी। सभी को गर्मी ने निढाल सा कर रखा था। अरे देखो, बादल आ गए। साइमा के नारे पर सबने बेख्तियार गर्दनें पीछे खिड़कियों की तरफ घुमाई थी। आंखें दिखाता सूरज स्याह बदलियों की यलगार के सामने दुबक कर रह गया था, और सारे में गहरी शाम का सा अंधियारा फैल गया। कुछ देर को हर तरफ एक बोलती सी खामोशी छा गई, तूफान से पहले की गंभीर खामोशी। और फिर इस खामोशी को बादलों की गूंजदार कड़क ने तोड़ा, और साथ ही मोटे मोटे कतरे बरसने लगे। तेज़ हवा से लैब की खिड़की पर झुका शहतूत का दरख्त मस्ती आलम में जैसे सर धुनने लगा। खिड़कियां हवा के ज़ोर से बंद होने लगी। बारिश की तेज़ हवा ने आंधी के हमले को पसपा कर दिया, और चंद ही मिनटों में इस तेज़ बौछार ने मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। और जो अब का प्रैक्टिकल तमाम हो गया तो कॉलेज के तमाम लॉन और नशेबी रास्ते गदले पानी के जौहर बन चुके थे। ओ माय गॉड, इतना पानी! बाहर निकलते ही सारी लड़कियां हैरत ज़दा सी रह गईं, जबकि बारिश अभी भी उसी रफ्तार से बरस रही थी। शुक्र है वैन वाला आ जाएगा, वरना मुझे इस मौसम में किसने लेने आना था घर से। कॉरिडोर से निकलते हुए गेट तक 2 लॉन और 3 सड़कें अबूर करने का सोचते हुए उसे ख्याल आया, तौबा, आज का दिन ही शदीद तरीन तलू हुआ है। पहले धूप, गर्मी और हबस इस कदर, और अब बारिश इतनी शदीद। नूरीन बोलते हुए उसके साथ चल रही थी। आज वो उसकी वैन में आई थी। देख लो, अल्लाह की कुदरत है। ये सावन का महीना होता ही बेएतबार है। वैसे वैन वाला तो आ जाएगा। अबीहा ने सर उठाकर खूब बरसते स्याह बादलों से अटे आसमान को देखते हुए पूछा, और अपनी गुलाबी हथेली बारिश में भिगोने लगी। जाहिर है आएगा, सुबह भी तो आया था। शुक्र है आज प्रैक्टिकल तो तमाम हुए, अब तो बस वाइवा वाले दिन ही आना है, अगले हफ्ते। नूरीन ने अपने बेबी पिंक तंग पाइंचों की शलवार को ज़रा ऊपर उठाते हुए कहा। और क्या, यही प्रैक्टिकल्स मैडम नूर इलाही ने हमें पहले करवा दिए होते तो यूँ पूरा हफ्ता इस क़यामत खेज गर्मी में तो आना ना पड़ता। अबीहा कोफत से बोली। हाँ, मैडम हर साल इसी तरह करती हैं, पूरा साल छुट्टियाँ और प्रैक्टिकल्स से नागे, और आखिर में सबके पीछे डंडा लेकर पड़ जाना। अरे आज उनका हुलिया देखा था, सारा मेकअप पसीने के सैलाब में बह रहा था। नूरीन को मैडम का हुलिया याद आते ही हंसी आ गई। हाँ तो और क्या, मजबूरी देखो यार, हंस भी नहीं सकते थे। चलें अब। बारिश कम होने या रुकने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे, और ना ही कम होने के, इसलिए यहाँ खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं था। इर्द गिर्द की सारी लड़कियाँ जा चुकी थीं। वैसे भी तो कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां थीं, सिर्फ उनकी क्लास ही हफ्ता भर से आ रही थी। हाँ चलो, ये बारिश तो आज रोकती नज़र नहीं आ रही। उन्होंने जी कड़ा करके बरामदे से बाहर कदम रखा। गेट तक पहुँचते पहुँचते दोनों भीग चुकी थीं। गेट के पास 8-9 लड़कियां खड़ी थीं। शेड के नीचे उन दोनों की बमुश्किल ही जगह बन सकी। उफ़ अल्लाह, कोई रक्षा ही मिल जाए। सबीहा ने गेट से बाहर गर्दन निकालते हुए कहा। गुलजार अंकल को भेजा तो है, जाने किधर बैठ गए जाकर, उसने चौकीदार का नाम लेकर बड़बड़ा कर कहा। क्यों, रिक्शा किस लिए? नूरीन ने अपना दुपट्टा एक कोने से पकड़कर निचोड़ा।
گھر جانے کے لیے، اور کس لیے؟ گھر بھی تو ہمارے اللہ میاں کے پچھواڑے ہیں، آج سے پہلے اسے گھر کبھی اتنا دور نہیں لگا تھا۔ کیوں رافی انکل نہیں آئیں گے کیا؟ نورین نے چونک کر وین والے کا پوچھا۔ جی نہیں، وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ صبح تو تم لوگ جلدی سے اندر بھاگ گئی تھیں، وہ ہمیں کہہ گئے تھے کہ واپسی پر خود آ جانا، انہیں کسی فوتگی پر باہر جانا ہے۔ او مائی گاڈ، ابیہا اور نورین کا رنگ اڑ گیا۔ اگر رکشہ ملتا ہے تو تم ہمارے ساتھ ہی چلنا، تمہارا گھر تو بالکل ہمارے روڈ پر ہے۔ ابیہا کا البتہ مسئلہ ہو جائے گا، اس کا گھر تو تمہارے گھر سے بھی اچھا خاصا دور ہے، سبیہا بولی۔ ہم 4 لڑکیاں رکشہ کر رہی ہیں، تم بھی ٹھوس جانا۔ میں کیسے جاؤں گی؟ اسے بارش وارش سب بھول گئی۔ تم؟ نورین کچھ کوفت بھرے انداز میں مجبوراً مڑی تھی۔ ارے یہ فائزہ اور ہنا ہے نا، تم ان کے ساتھ چلی جانا، وہ جیسے چٹکی بجا کر پیچھے کھڑی دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر بولی۔ وہ دونوں کزنز تھیں اور اس وقت باتوں میں مگن تھی۔ نورین کی بات پر ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ اگر ان کا گھر تو خاصا پہلے آ جاتا ہے، میں اکیلی اس رکشے میں کیسے جاؤں گی؟ اسے تو پہلی بار رکشے میں، وہ بھی اکیلے اور اس موسم میں جانے کا سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے۔ یار تو کیا ہوا، علاقہ تو ایک ہی ہے، مجبوری بھی تو دیکھو، اب اگر رکشہ آ گیا۔ سبیہا جو ان کی گفتگو سے بے نیاز آدھی گیٹ سے باہر لٹکی بے نیاز کھڑی تھی، جوش سے مڑ کر بولی تو نورین نے ابیہا کی اگلی بات بھی نہیں سنی اور ہاتھ ہلاتی باقی لڑکیوں کے پیچھے دوڑ گئی۔ ابیہا قدرے بے بسی سے بے نیاز سی باتوں میں مگن فائزہ اور ہنا کو دیکھا۔ ارے بیا، تم ابھی تک نہیں گئیں؟ ایک دم اسے پیچھے سے روشی کی آواز سنائی دی۔ نہیں، ڈرائیور دونوں ہی چھٹی پر اچانک چلے گئے، تایا جی کی گاڑی ورکشاپ میں تھی، صبح میں نورین کی وین میں آئی تھی، اب اس نے بھی نہیں آنا تھا اور نورین رکشے میں۔ اوکے بیا، ہم بھی جا رہے ہیں، سچ شکر کہ بھائی کو خیال تو آ گیا ہمیں لینے کا، اب اس کی بائک پر خوب نہاتے ہوئے جائیں گے، اور تمہاری تو کزن آ گئی ہے، تم اس کے ساتھ چلی جانا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے گھر تو کالج کے بالکل پاس ہے۔ اوکے بائے۔ ہنا نے اچانک ابیہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پرسکون انداز میں کہتے ہوئے اس کا سکون برباد کر دیا۔ اس کا بھائی بیگا مرغا بنا گیٹ کے آگے بائک لیے کھڑا دونوں کو جلدی نکلنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ ہلاتے آگے بڑھ گئیں۔ ہاں ہاں، تم چلو میرے ساتھ، تمہیں تھوڑی دیر میں ابو چھوڑ آئیں گے یا بھائی؟ روشی خوشی سے بہکی تو بیا کا دل گویا پاتال میں اترتا چلا گیا۔ شیڈ کے نیچے وہ دونوں ہی اب کھڑی تھیں۔ چوکیدار برگد کے گھنے سال خوردہ درخت کے نیچے کھڑے گویا ان دونوں کے نکلنے کا منتظر تھا۔ گراؤنڈ میں پانی ہی پانی بھر گیا تھا، دور آفس کی بلڈنگ بھی بند کرنی پڑی تھی کہ وہ گھر پر فون کر کے کسی کو بلا لیتی۔ چلیں پھر؟ روشی نے اس کا بازو ہلاتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کر کے پوچھا۔ تمہارے گھر تو فون بھی نہیں ہے، ورنہ میں گھر اطلاع کر کے کسی کو بلوا لیتی، اس نے مری مری آواز میں کہا۔ تم چلو تو صحیح، میں تمہیں بھجوا دوں گی، امی کس قدر خوش ہوں گی تمہیں دیکھ کر، بس 5 منٹ کا تو رستہ ہے ادھر سے۔ روشی نے اس کا ہاتھ پھولے سے کھینچا۔ روشی، تمہیں نہیں معلوم، اگر تایا جی کو یا چاچو کو معلوم ہو گیا تو؟ وہ بے حد خوف زدہ تھی، ان دونوں کے بگڑے چہرے اسے بارش کی بوچھاڑ میں بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بیا، ہم کوئی غیر تو نہیں؟ روشی کی آواز فوراً ہی رند گئی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں، وہ گھبرا گئی، کسی کا دل دکھانا بھی تو اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ تمہیں معلوم تو ہے سب، ابیہا نے روشی کی لبالب بھری آنکھوں کو دیکھ کر قدرے ملائمت سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ ایک دم سے بادل زور سے گرجے، ساتھ ہی بجلی تیز روشنی کے ساتھ کوندی تھی۔ اب انہوں نے ڈر کر ایک دوسرے کو دیکھا، آسمان پر ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا تھا، بادلوں کی نئی کھیپ براجمان ہو چکی تھی اور برسنے کو تیار۔ چلیں پھر، اب اس موسم میں تمہیں ادھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی، اس نے مضبوطی سے ابیہا کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو، اس نے بے بسی سے اپنا شولڈر بیگ کندھے پر جما کر بھیگے ہوئے دوپٹے کو درست کیا اور دونوں گیٹ سے نکل آئیں۔ میڈم، ڈاکٹر رضا ہیں لائن پر، شائستہ پال نے سیکرٹری کی اطلاع سن کر انٹرکام رکھتے ہوئے میز پر دائیں طرف رکھے سبز رنگ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ گڈ مارننگ میڈم، اینڈ ہاؤ آر یو؟ ڈاکٹر چہکتے ہوئے بولے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں تو اب گڈ ایوننگ بھی ہو چکی ہے، اور میڈم تو میں اپنے اسٹاف کے لیے ہوں، اور آپ کی تو میں غالباً بھابھی بھی رہ چکی ہوں۔ آخری فقرہ بولتے ہوئے عجب سی تھکن اس کے لہجے میں اتر آئی تھی۔ اللہ آپ کی ایوننگ وارننگ سب گڈ کرے، اپنی تو یہی دعا ہے اور یہی مدعا بھی، مطلب۔ ریسیور کا تار انگلی پر لپیٹتے شائستہ نے چیئر گھمائی۔ آپ کو ابھی بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، میں نے کل شام بھی آپ کو تاکید کی تھی، آپ کی رپورٹس۔ کم آن رضا، اب تو میں بستر سے لگی دیواروں کے نقش و نگار تکتی موت کا انتظار کرتی رہوں، وہ خاصا جھلا کر بولی۔ اللہ نہ کرے، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، مگر اتنی جلدی 9 to 5 والی سیٹ بھی تو بہت نقصان دہ ہے۔
آپ کو मालूम है ना? आई नो। वो अब के कदरे धीमे मगर बेजार लहजे में बोली, मैं बस उठने ही वाली थी। घर जाकर अच्छे बच्चों की तरह रेस्ट करें, अच्छी सी चाय या कॉफ़ी बनाकर पिएं। ज़रा अपने ऑफिस से बाहर निकल कर देखें, बाहर मौसम क्या क़यामत ढा रहा है। ऐसे मौसम में तो मैं भी ऑफिस जैसी फजूल जगह पर बैठना कुफराने नेमत से कम नहीं। तो तुम आ जाओ मुझे इस मौसम की क़यामत होने का एहसास दिलाने के लिए। वो मध्यम लहजे में बोली, ये न थी हमारी किस्मत कि आह क्या कह डाला आपने। डॉक्टर रज़ा एक सर्द आह भर कर बोला, बारिश ने ना रुकने की कसम खाई हुई है, इसके बावजूद मेरे क्लिनिक के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार जमा हो चुकी है, इसलिए मेरी तरफ से ये कॉफ़ी उधार रही। लेकिन आप प्लीज़ उठ जाइए। आज अगर मेरा दोस्त जॉन जिंदा होता तो मैं देखता वो कैसे आपको इस कंडीशन में बैठने देता। यूँ आपको काम करते देखकर उसकी रूह को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। यही ख्याल करके आप अपनी केयर कर लें प्लीज़। डॉक्टर रज़ा के मल्तजी लहजे पर शाइस्ता के चेहरे पर अजीब सी सख्ती आ गई। ओके, मैं उठ रही हूँ और फ़ोन करने का शुक्रिया, बाय। शाइस्ता ने डॉक्टर की अगली बात सुने बगैर रिसीवर रख दिया। उठ खड़ी हुई। ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहकर वो अपना ज़रूरी सामान समेटने लगी। बाहर वाकई बारिश ने जलथल मचा रखी थी। उनका ऑफिस शहर के पोश तरीन इलाके में था और इस इलाके की सड़कें जैसे नहरें बन चुकी थीं, तो बाकी शहर का क्या हाल हुआ होगा। ड्राइवर उनके कहने पर यूं ही सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। विंड स्क्रीन पर तेज़ी से गर्दिश करते वाइपर्स उन्हें बारिश की जोलानी की खबर दे रहे थे, मगर घर जाने को कतन दिल नहीं चाह रहा था। खाली घर उन्हें काट खाने को दौड़ता था। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जॉन पॉल के चले जाने के बाद वो इस कदर तन्हा हो जाएंगी कि ऐसी भरी बरसात में न सिर्फ उनका दिल इस कदर अकेला हो जाएगा, बल्कि उनका उमंगो भरा जवानी की तड़प लिए ये हसीन बदन भी। ऐसा मौसम तो उनकी तन्हाई को और भी दीवाना कर देता था। उनका दिल चाह रहा था कि इस लग्जरी कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर सड़क पर जाएं और छाजों बरसते मींह के नीचे खुद को इतना भिगोएं कि उनके जिस्म का रेशा रेशा तर हो जाए, हर रग की प्यास बुझ जाए। उन्होंने खिड़की के बंद शीशे से अपना सुलगता चेहरा टका दिया। घर पहुंचते तक वो दोनों मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थीं। बारिश की तेज़ी में कई गुना इजाफा हो चुका था। अब तो हवा भी जैसे तूफ़ानी रफ्तार से चल रही थी। कई बार तो उन्हें लगा वो दोनों उड़ जाएंगी। अल्लाह तौबा, ऐसे भी बारिश होती है। 4 कदम आगे भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। आसमान से बरसती बूंदों की कितारें कुछ देखने ना दे रही थीं। 5 मिनट का रास्ता गोया 5 घंटों पर मुहित हो गया। सड़कें मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुकी थीं। मौसम का मूड देखकर लोग घरों में दुबक गए थे। दरवाज़ा पहली दस्तक पर ही खुल गया था और दरवाज़ा खोलने वाले आफताब ज़ुबैरी थे, अबीहा के अकलौते फूफा जान, जिनको देखने पर पहली नज़र में ये गुमान होता था कि देवमालाई किस्सों में जो बार बार अपोलो का जिक्र आता है उसमें कुछ झूठ भी नहीं। वो जीते जागते अपोलो थे। वो मर्दाना वजाहत और खूबसूरती के मालिक ही नहीं, दिलों को जकड़ देने वाली कशिश भी रखते थे। और न जाने क्यों अबीहा को पहली बार देखने पर ही अपोलो के इस मकनातीसी मुजस्समे ने मुतासिर करने के बावजूद खौफजदा सा कर दिया था। उनकी घनी पलकों, कंचों जैसी आंखों में न जाने कौन सा इसरार था जो उसे कभी भी उनसे नज़रें ना मिलाने देता। उन्हें देखते ही वो जैसे अंदर तक सहम जाती थी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। रोशी की बुलंद चहकार में उसका सलाम बहुत धीमा था। खुश आमदीद, खुश आमदीद। जो अब्र ऐसे बरसे के काली घटाएं, ऐसी खुशबख्तियाँ अपने बोझल परों पर सजाए, घर आंगन पर छाएं। सावन जो ऐसा हो तो खुदाया हर बरस नहीं, हर रोज़ बरसे। जो ऐसी नायाब बेशबहा कीमती गौहर सी मुबारक हस्ती को हमारे गरीब खाने की रौनक बनाए। हम ऐसे सावन पर कुर्बान जाएं। सादिया बेगम, जो दौड़ कर आ सकती हो तो दौड़ कर आओ, जो सर के बाल आ सकती हो तो अपनी पलकों से रास्ते का सारा कीचड़ गारा समेट कर रास्ते में फूल कलियां बखेरती आओ। देखो तो आज तुम्हारी ऊंची शान वाले ज़ीवकार मायके से एक पुरवकार हुस्न की देवी हमारे कच्चे घर की रौनक बख्शने कदम रंजा फरमा रही हैं। अम्मा मेरे भैया को भेजो री के सावन आया। फूफो जान का अकीदतनामा इतना तवील और शर्मिंदा कर देने वाला होगा, उसे अंदाज़ा होता तो शायद वो ऐसी खौफनाक बारिश में कतरा बनकर बह जाने को तरजीह देती बजाय इधर आने के। उफ़ो अब्बू जी, अंदर तो आने दें, देख भी रहे हैं किस सैलाब से बचकर आ रहे हैं। रोशी ने दरवाजे का दूसरा पट अज खुद धकेला और साथ ही दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर खींचा। सैलाब न कहो, अब्रे रहमत कहो, रहमत बेकरां कहो कि किस शान से सावन ने हमारी कुटिया को रौनक बख्शी है कि कोई चाहे भी तो मिसल पेश ना कर सके।
तंज के सारे तीर उन्होंने आज के दिन के लिए संभाल रखे थे। इससे पहले अबीहा की उनसे रूबरू मुलाकात ही हुई थी। सीने में फड़फड़ाता दिल और भी सहमा जा रहा था। या अल्लाह, घर से कोई आ जाए। अगरचे जानती थी कि दुआ ला हासिल है, फिर भी दिल ही दिल में मुसलसल दुआएं मांगी जा रही थी। अरे अबीहा, मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, मेरी बेटी, मैं तुझ पर निसार, मेरी बिनाई इस हसीन नज़ारे पर कुर्बान। मेरी तो आंखें तरस गई थीं तुम लोगों को देखने के लिए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरे रहमत की बारिश का पहला खूबसूरत इल्हाम तोहफ़ा मैं सदके मेरी बेटी आई है। फूफो ने बाहर आकर इंतहाई वालिहानापन से उसे अपने साथ लिपटाया और चटाचट उसका चेहरा, माथा, हाथ चूमने लगी। आंसू उनकी आंखों से सावन की बारिश की तरह बेकाबू होकर बहने लगे थे। उसे ज़ेरे लब वो दुआ भी भूल गई थी जो वो पिछले कदम तक आती रही थी। फूफो की गर्म मोहब्बत भी आगोश में उसे लगा एक लंबी मुसाफत के बाद किसी साइबान के नीचे आ गई है। अम्मी, आप भी अब्बू की तरह शुरू हो गई। कम से कम हमें चेंज तो कर लेने दें। बारिश ने हशर कर दिया और सर्दी से मेरे तो दांत बज रहे हैं। उफ, यूं भी आसमान क्या कम बरस रहा है जो आपकी आंखों ने बरसना शुरू कर दिया है। रोशी ने आगे बढ़कर उनको कंधों से थाम कर उससे अलहदा किया। अरे रोशी बच्चे, ना रोकर अपनी माँ को जो चाहो तो सावन से मुकाबला करा लो। आज तुम्हारी माँ ही जीतेगी। बरसों की मनाजातों के बाद बेचारी की दुआओं को शर्फ़े कबूलियत मिला है। फूफा जान पीछे से बोले। आज मैं आपके किसी तंज का बुरा नहीं मानूंगी, सब कुछ हंस कर सह लूँगी। पिया, तुम ठीक तो हो ना? घर में सब ठीक हैं? भाई, भाभियाँ, बच्चे? तुम चेंज कर लो, सबका अलग अलग हाल पूछूंगी। वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामे बेकरारी से पूछ रही थी। रोशी, मेरी गुड़िया को अपने सबसे अच्छे कपड़े दो, ये नहा ले, मैं तुम दोनों के लिए खाने चाय का इंतज़ाम करती हूँ। खुशी उनके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। जाओ बेटा। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों से आज़ाद किया और वाकई उन्होंने खाने का इंतज़ाम गर्मा गर्म चाय के साथ सिर्फ उन दोनों के नहाने और चेंज करने के दौरान ही कर लिया। शुक्र है गोश्त पड़ा था। भिंडियाँ मैंने पहले से पका रखी थी। गोश्त कुकर में पकाया और दूसरी तरफ चपातियाँ उतार लीं। बिया, तुम्हें खाना पसंद आया? मैंने स्वीट डिश भी बना रखी है, फिरनी फ्रिज में रखती है, ज़रा ठंडी हो जाए तो फिर खा लेना। वो उससे बच्चों की तरह पेश आ रही थी। खाना अपने हाथों से निकाल कर दिया, बल्कि दोनों वाले तो खुद उसके मुंह में अपने हाथों से डाले। मैं बदनसीब, मुझे भाइयों के बच्चों को खिलाने की खुशी भी नसीब ना हो सकी। बचपन में वो कैसे थे, शुरू में उनकी सूरतें कैसी थीं, कैसे चलना सीखा, मेरे हाफजे में तो ऐसा एक भी मंजर मौजूद नहीं। सिर्फ ज़रियाब उस वक्त 2-2.5 साल का था और वलीद तो अभी 2 माह का भी नहीं हुआ था कि मेरे नफ्स के सरकश घोड़े ने मुझे मेके की गलियों से उड़ाकर ज़िंदगी की भट्टी में झोंक दिया। आखिर में उनकी आवाज़ बिल्कुल ही मदम हो चुकी थी। गुलगीर आवाज़ में वो पलकें झपक झपक कर आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रोशी, कुछ मुझ बदनसीब के खाने को भी है इस घर में या आज रोशी और रिज्क सारा घर के एक ही गोशे में सिमट कर रह गया है? मोमबत्ती ही ले आओ। अंधेरे में बैठा अपने नसीबों की स्याह शबों को गिन रहा हूँ। आखिर ये गिनती और कोई कम बख्त क्यों नहीं करता? फूफा जान की तंजिया बुलंद और बारोब आवाज़ ने एक बार फिर उसका दिल दहला दिया। लाइट कब की जा चुकी थी और वो तीनों बरामदे में रखे तख्त पर बैठी खाना खा रही थी। फूफा जान सामने छोटे से सहन के पार बनी बैठक में बैठे थे। रोशी फ़ौरन उठी, उनके लिए खाना निकाला और मोमबत्ती जलाकर खाना उनके कमरे में ले गई। फूफो सर झुकाए खामोश बैठी थी। फूफो, आप भी खाएं ना। उसे ज़रा भी भूख नहीं थी और वैसे भी घर का ख्याल बार बार उसका ध्यान बटाए दे रहा था। वो चौंकी। ज़रियाब कैसा है? अभी बाहर ही है, तालीम मुकम्मल नहीं हुई उसकी। ज़रियाब के ज़िक्र पर उसकी पलकें खुद ब खुद थरथराने लगीं, चेहरे पर हिद्दत सी महसूस होने लगी। उसने जवाब देना चाहा मगर कुछ बोल ना सकी। मालूम नहीं फूफो, उधर ही आखिर कोई बिज़नेस वगैरह शुरू कर दिया है। MBA इस साल मुकम्मल किया है। भाईजान जोर नहीं देते, कहते हैं वैसे इस साल के आखिर तक आ जाएंगे। वह बमुश्किल बोली। तुमसे तो राब्ता रहता होगा, ख़त, फ़ोन वगैरह? फूफो का लहजा मुश्ताक सा था। जी। अबीहा का सर मज़ीद झुक गया। कैसे बताती कि अभी पिछले हफ्ते ही तो उसकी बर्थडे पर कैसा खूबसूरत गिफ्ट और कार्ड भेजा था उसने। ऐसा कोई भी मौका वो मिस नहीं करते। तुम्हें कुछ नहीं बताया आने के बारे में? फूफो ना जाने क्यों मुतजस्सिस थी। ओहो, ज़रियाब भाई की बात हो रही है तो कब हमारी बिया
बन्नो बनकर बड़े मामू के आंगन में जलवा फरोज होंगी। रोशी आते ही चहकी। तुम चुप रहो, उसने उसे आंखें दिखाईं। वलीद का तो आखिरी साल है ना, जोया तो अभी 3rd ईयर में है। छोटी मोमानी का क्या इरादा है? फूफो ने अगला मौजू छेड़ा। मम्मी का इरादा तो मेरा और जोया का एक साथ करने का है, मगर चाची अभी फरियाल की वजह से हामी नहीं भर रही। फिर वलीद भी पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। अबीहा ने फूफो का इश्तियाक देखकर आहिस्तगी से बताया। बच्चे पैरों पर खड़े होने की भी खूब कही। माशाल्लाह, बाप ताया का करोड़ों का बिजनेस है, उसे कौन सी नौकरियां ढूंढनी है और फरियाल कौन सी गई गुजरी है। सूरत और सीरत में यकता है, ना रुपए धेले की कमी। हाँ, जोड़ का रिश्ता मिलना ज़रूरी है। वो सर हिलाते हुए बोली। अबीहा चुप रही। क्या कहती? उसी वक्त ज़ोरदार आवाज़ के साथ बादल गरजे और बिजली का कूंदा झमाके से लपका। अबीहा झट से फूफो से चिमट गई। अल्लाह रहम करे, ऐसी बारिश गरीबों की झोंपड़ियाँ ही बहाने आती हैं, अमीरों के लिए तो। वो अबीहा की तरफ देखकर कहते कहते रुक गईं। अल्लाह सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे, सबके लिए ये बाराने रहमत रहमत ही हो, जहमत ना बने। वो बुछाड़ की सूरत बरसती बारिश को देखकर हाथ फैलाए दुआ मांगने लगी। फूफो, मुझे घर जाना है। आपको पता है ना ताया जान और चाचू कैसे खफा होंगे अगर उन्हें पता चल गया तो। उसने सर उनके सीने से उठाकर पस्त आवाज़ में कहा। मालूम है बच्चे, 20-21 सालों में उनके पत्थर दिल ना पिघले तो अब क्या नरम पड़ेंगे। बहन की मोहब्बत को तो उन्होंने उस दिन दिलों से खुरच कर निकाल फेंका था जिस रोज़ में उनकी ज़िंदगियों से निकली थी। एक लम्हे की ताख़ीर ने ताउम्र की बेबसी दे डाली है। तरस गई हूँ उन दोनों को देखने के लिए। तीसरे को खुदा ने बुला लिया अपने पास, ऐसी कम उम्री में। होता तो आज देखता उसकी बिया कैसे मेरे सीने से लगी बैठी है, तो शायद मोम ही हो जाता। आखिरी बार उसका दीदार करने गई थी। उसका बेजान चेहरा रातों को लेटती हूँ तो नज़रों से नहीं हटता। ये कोई उम्र थी भला जाने की। माँ कैसी है तुम्हारी? बड़ा पहाड़ सा हौसला निकला उसका। बच्चों को परों तले छुपाकर ससुराल में बैठी रही है, मैके का दम होते हुए भी। फूफो आज अपने ध्यान की दुनिया में गुम थी। बाहर की आवाज़ें उन्हें कम ही सुनाई दे रही थीं। बिजली एक बार फिर कड़की और जैसे आसमान के बंद सोतों के मुंह खुल गए, तड़ातड़ ओले बरसने लगे। फूफो, फूफो, मुझे घर जाना है। वो रो ही पड़ी। ना मेरे बच्चे, अभी घर जाने का नाम नहीं लेना। पहल पहलोटी की हो, देख रही हो कैसी दीवानी हो रही है बारिश और बिजली की लपक। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जैसे ही बारिश ज़रा थमती है मैं तुम्हें भिजवा देती हूँ। अगर फ़ोन होता तो तुम कर लेती, माँ को तसल्ली हो जाती। वो 2 घंटा को सूरत हाल संभाल लेती। अच्छा हारिस की सुनाओ, कौन सी जमात में आया है अब? उन्हें सबके अहवाल की पड़ी थी और उसका खून खुश्क हुआ जा रहा था। A लेवल में है फूफो, मैं घर कैसे जाऊंगी? वो फिर मचली। सहन में तड़ातड़ ओले गिर रहे थे। घर की साल खोर्दा दीवारों से पीली सफ़ेदी बह बह कर आ रही थी। बैरूनी दरवाजे के पास बनी नाली के ऊपर रखा जाली का ढक्कन तिनकों और मट्टी से भर चुका था। सहन में पानी पहली सीढ़ी तक भर चुका था। बारिश और ओलों में अगर तेज़ी आती थी तो हवा उससे भी तेज़ रफ्तार थी। अंदर किसी कमरे की खिड़की खुली थी। उसका पट दीवानावार दीवार और चौखट से सर टकरा रहा था। रोशी बेटा, देखो राफे के कमरे की खिड़की तो नहीं खुली। उसके किताबों की मेज़ पास जो है, अल्लाह मेरे बच्चे की खैर करे। अभी कहाँ घर आएगा? मेरे मौला, उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, उसकी खैर करना। वो ज़ेर लब अपने बेटे के लिए दुआ मांगने लगी। रोशनी भागकर कमरे में गई और खिड़की बंद करके किताबों की मेज़ पर एक घसीट आई। अब तो वैसे भी शाम हो रही थी। एक तो लाइट नहीं थी, दूसरा आसमान तारीख हो चला था। मलगेजे अंधेरे में अंदर कमरे की दीवार पे लगा वॉल क्लॉक भी अपनी जगह रुका हुआ महसूस हो रहा था। फूफो, उसने चुप बैठी फूफो को आहिस्ता से पुकारा। बारिश रुक जाए बिया तो तुम्हारे फूफा तुम्हें छोड़ आएंगे। फूफो ने उसकी हिरासा सूरत देखकर नरमी से कहा। अल्लाह करे आज रात तो बारिश ना ही रुके। रोशी शरारत से कहते हुए किचन से निकली तो बिया को पहली बार बहुत बुरी लगी। बिया आज हमारे पास ही रुक जाए। अंधेरे में बिया को उसकी शक्ल भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी।